जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। तो वर्तमान में जो बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, ये जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, इसमें कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, 8 जेडीयू, 2 लोजपा रामविलास और एक हम और कुशवाहा की पार्टी से बनाए गए हैं। इस प्रकार से 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च सन 2000 को, लेकिन जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी सरकार केवल 7 दिन तक चली थी। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है, इसमें एनडीए गठबंधन यानी जो भाजपा का गठबंधन है, जिसमें जेडीयू है और अन्य सहयोगी दल हैं, तो उसने 202 सीटें हासिल की हैं। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं, इसने सिर्फ 35 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से सबसे बड़ा दल बना है बीजेपी, और फिर उसके बाद 85 सीटें हैं वो जेडीयू को हैं। बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को इस राज्य का गठन हुआ था। पटना इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर अभी हमने बताया है नीतीश कुमार, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधान परिषद भी है यहाँ पर, तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को। तो दोस्तों, 2024 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, ये मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी मिशेल बैचलेट को नई दिल्ली में 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है, उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनके मानवाधिकारों की रक्षा और वैश्विक शांति के प्रयासों के लिए दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास में योगदान दिया होता है। मिशेल बैचलेट ने महिलाओं के अधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि जो मिशेल बैचलेट हैं, इनका संबंध चिली से है और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है हर साल। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और मानवता के कल्याण में योगदान दिया होता है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार को प्रदान करने का उद्देश्य ये है वैज्ञानिक खोजों और विकास को मानवता के हित में उपयोग करने पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन को। तो दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स हैं वेणु श्रीनिवासन। तो उन्हें 2025 का CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कोलकाता में आयोजित 33वें CII एक्सीलेंस समिट में प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार उद्योग में गुणवत्ता, नेतृत्व और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के उद्योग संगठन यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या CII के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है।
बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार, उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा क्वारासाओ। तो दोस्तों, क्वारासाओ ने इतिहास रचते हुए 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रकार से जो क्वारासाओ देश है ये अब तक का सबसे छोटा देश बना है जनसंख्या के आधार पर जिसने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। क्वारासाओ कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा सा देश है। इस देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। क्वारासाओ ने जमैका के खिलाफ ड्रॉ खेल करके 2026 के फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश था आइसलैंड, जिसने 2018 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। अब कौन बना है? क्वारासाओ। फीफा विश्व कप 2026 के बारे में अगर हम बात करें तो जो 26 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा यह इसका 23वां संस्करण होगा। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, और 11 जून से 19 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। 48 टीमें हिस्सा लेंगी। तो पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इससे पहले 32 टीमें हिस्सा लेती थी। 104 मैच आयोजित किए जाएंगे। ग्रुप फॉर्मेट 12 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी। होस्ट 16 शहरों में किया जाएगा, यानी 11 अमेरिका के शहर होंगे, 2 कनाडा के और 3 मैक्सिको के। दोस्तों, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 मस्कट भी घोषित किए हैं। तो अमेरिका के लिए जो मस्कट है वो है क्लच, जो कि एक बाल्ड ईगल है। कनाडा के लिए जो मस्कट है वो है मैपल, जो कि एक मूस है। और मैक्सिको के लिए मस्कट है जायू, जो कि एक जगुआर है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था उरुग्वे में, और पहला विजेता उरुग्वे ही बना था। उसने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। 1942 और 46 में फीफा विश्व कप नहीं हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ब्राजील ने 5 बार फीफा विश्व कप जीता है, 1958, 62, 70, 94 और 2002 में। 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर को किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 2026। तो दोस्तों, रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। हॉल ऑफ फेम एक प्रकार का सम्मान होता है। तो जो टेनिस के खिलाड़ी हैं उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी टेनिस खिलाड़ी के उसके शानदार करियर और टेनिस में उसने जो योगदान दिया होता है उसके लिए दिया जाता है। रोजर फेडरर को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में डबल्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो मानव और तेंदुआ के बीच में संघर्ष है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो तेंदुआ है वो बस्तियों में घुस जाता है, जिसके कारण मानव और तेंदुआ का संघर्ष बढ़ता है। तो इसको कम करने के लिए तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में, ये पुणे से लेकर जुन्नर क्षेत्र में किया जाएगा। तो इसमें तेंदुओं को रेडियो कॉलर लगाकर उनकी गतिविधियों और स्वास्थ्य पर नज़र रखी जाएगी। महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। 78 यहाँ पर विधान परिषद, 288 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 19, लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है, यानी मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है। तो यह दर्जा दोनों देशों के बीच रक्षा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। यानी कि अमेरिका ने ये जो नॉन नाटो एलाई का अभी हाल ही में टैग दिया है सऊदी अरब को, इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। तो इसकी घोषणा भी हाल ही में वाशिंगटन डीसी में की गई है, जो कि अमेरिका की राजधानी है।
और आपको पता ही है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों ने इसकी घोषणा की है। मतलब ये दोनों का डिनर आयोजित किया गया था, इसी डिनर के दौरान ये घोषणा की गई है। सऊदी अरब को यह दर्जा जो मिला है, इस दर्जा को प्राप्त करने वाला यह 20वां देश है। दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खनिज संसाधनों पर सहयोग बढ़ाने का हाल ही में निर्णय लिया है। यहाँ पर नाटो की बात हुई है, तो नाटो को हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके 32 मेंबर हैं। यह कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं मार्क रूटे। दोस्तों, नाटो का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 5 है ये कहता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यानी कि जो भी देश नाटो का मेंबर है उन पर अगर कोई अन्य देश हमला कर देता है तो ये माना जाएगा कि ये 32 देशों पर हमला किया गया है, तो वो सभी उसका बदला लेते हैं। नाटो का उद्देश्य सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कॉन्सुलेट जनरल रूस के किन 2 शहरों में खोले हैं? आंसर हो जाएगा एकातेरिनबर्ग और कजान में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कॉन्सुलेट जनरल क्या होते हैं। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे भारत का दूतावास रूस की राजधानी मॉस्को में है, ठीक है, लेकिन रूस बहुत बड़ा देश है, तो अब दूतावास से कुछ छोटे कार्यालय जो हैं वो अलग अलग शहरों में खोले जा रहे हैं। जैसे अभी एकातेरिनबर्ग और कजान शहर में खोले गए हैं। तो जो छोटे कार्यालय खोले जा रहे हैं उनको बोला जाता है कॉन्सुलेट जनरल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सुलेट जनरल खोले जाते हैं ये अपने देश के नागरिकों की मदद के लिए खोले जाते हैं। जैसे रूस के कई शहरों में भारतीय लोग भी रहते हैं, तो उनकी मदद के लिए ये कॉन्सुलेट जनरल खोले जाते हैं, जिससे उन्हें हर बार मॉस्को ना जाना पड़े। वो कॉन्सुलेट जनरल पहुंच जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूस के किन 2 शहरों में खोले गए हैं? एकातेरिनबर्ग और कजान में। तो अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो रूस की यात्रा पर गए थे, क्योंकि वहाँ पर एससीओ समिट हुआ था ना, एससीओ की बैठक हुई थी, समिट नहीं हुआ था, बैठक हुई थी। तो उस बैठक में भाग लेने के लिए जयशंकर जी गए थे। तो इसी दौरान उन्होंने 18 नवंबर को इसका उद्घाटन किया है। इन कॉन्सुलेट से भारत रूस व्यापार, पर्यटन, विज्ञान, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस या वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी 2 थीम है, मेरा दिन मेरे अधिकार यानी माई डे माई राइट्स, और दूसरी जो थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स। 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार घोषणा पत्र अपनाया था। 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पारित किया था। भारत में जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। जैसे 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस, 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस चीज़ के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR हासिल किया है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल किया है? तो नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म डिजिटल प्रिंट के लिए। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने नए डिजाइन वाले कॉम्बैट यूनिफॉर्म डिजिटल प्रिंट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल किए हैं। यानी कि जो भारतीय सेना की जो ड्रेस है या यूनिफॉर्म है उसको एक बौद्धिक संपदा अधिकार मिल गया है, यानी कि उसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। यह एक कदम सेना की पहचान और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नया डिजाइन 2022 में भारतीय सेना दिवस पर पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अब इस प्रकार की सेना की जो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य सैनिकों को बेहतर सुरक्षा और आराम देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें।
तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उनकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन प्रीमियम कोर्स है, ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है NOV600, इसकी वैलिडिटी है 3 साल की, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई, इसके लिए भी आप ऐप पर जाकर के कोर्स प्राप्त कर लें। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? कीर्ति सुरेश। ATP फाइनल्स 2025 का विजेता कौन बना है? जैनिक सिनर। थोटा थरानी को किस देश की सरकार ने सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? फ्रांस। 2025 का डॉन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? ऑस्कर पियास्त्री। 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारत। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को साझेदार बनाया है? ब्रिटेन। हाल ही में SCO की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मॉस्को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करके रद्द किया है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब कहाँ बनाया जाएगा? अनंतपुर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द बना है? पैरासोशल। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा डिस्कस करेंगे। रेड क्लिफ रेखा इंडिया पाकिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना और मैन रेनहाइम लाइन जो है रूस फिनलैंड, मेडिसिन लाइन उत्तरी अमेरिका और कनाडा, ओडर नीस लाइन जर्मनी पोलैंड, 17वीं समानांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 22 भाषाएं, यानी कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, तो इस पैकेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडीगर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर मिल